हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास गुरुत्वाकर्षण का करेंगे। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आने वाले हैं उन सब चीजों की चर्चा आज हम करेंगे और आशा करते हैं ये पढ़ लेने के बाद सभी क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि कोई भी दो वस्तु जिनके बीच उस वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये दो वस्तु आप देख रहे हैं, एक ये वस्तु एक ये वस्तु, तो इस दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, एकदम क्षीण बल, बहुत ही कम बल इस दोनों के बीच कार्य करता है। कैसे, क्यों? इसके द्रव्यमान के कारण, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए समझते हैं अच्छी तरीका से। देखिए, कोई भी दो बॉडी मान लिया जाए कि ये दो बॉडी है, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। क्लियर है। अब क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी किताब में d से रिप्रेजेंट किया जाता है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन महोदय जो थे, न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया और उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है, एकदम क्षीण बल है, जो किसी भी दो वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगता है। तो न्यूटन महोदय का कहना था कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिए उसके अनुसार से उनका कहना था कि यदि कोई भी दो बॉडी होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। जो फोर्स होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि ये जो फोर्स है इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन महोदय का कहना था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 टू m2 और फोर्स जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तब क्या हुआ कि जब हम इस दोनों को एक साथ किए तब हम पाए कि m1 m2/r²। अब क्या हुआ कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट g जुट गया, g m1 m2/r²। यही था इसका फंडामेंटल रूल, ग्रेविटेशन का यह रूल था, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर g m1 m2/r²। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। नहीं तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है। तो यदि हम g निकालेंगे तब हम क्या लिखाएंगे, देखिए fr² बटे m1 m2 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। और यदि हम इसकी मात्रक की बात करेंगे तो फोर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन और त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अब केजी गुना केजी, केजी स्क्वायर करेंगे तो इसका मात्रक कराएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी बीमा की। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कैपिटल जी की बीमाएं क्या है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो न्यूटन को तोड़ेंगे यानी बल को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुना मीटर स्क्वायर और बटे केजी स्क्वायर यानी केजी गुना केजी। अब आप देखिए ये केजी यहां से ही कट गया, नहीं तब ओवरऑल क्या हो गया, मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब, और केजी पर इनवर्स क्या हो गया, मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब, नहीं, और s पर पावर 2 और यहां पर हो गया केजी पर इनवर्स। तब बीमा में क्या लिखिएगा, केजी, केजी का बीमा क्या होता है, किलोग्राम का m होता है तो m इनवर्स, फिर मीटर का बीमा होता है l क्यूब और समय का बीमा होता है t-2। ये इसका क्या हुआ, बीमाएं हुआ, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g का बीमा निकल गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का बीमा निकल गया आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप देखो जब आप इसका बीमा ज्ञात कर लिए
तो अब ये देखिए, इसका एक मान दिया गया था, न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिए, बट हेनरी कैवेंडिश महोदय ने इसका मान दिया 6.67 गुना 10⁻⁻11 Nm² बाय kg²। ये इसका मान दिए, किसके द्वारा दिया गया? यह मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, है ना, कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान माप के बताया कि इसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 Nm² बाय kg² होता है, और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, माने कहेगा यदि मान लिया जाए, एक क्वेश्चंस की बात हम करते हैं, मान लिया जाए, कहेगा कि वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, है ना, तब यदि ऐसा कर दिया जाए तब जो है लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, इस पर लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो F बराबर G m1 m2 बटे r² पढ़े हैं आप। अब ये देखो F बराबर यहां पर है ना, F इनिशियल इतना होता है, अब F फाइनल निकालते हैं हम, तो हो जाएगा कितना? F न्यू हो जाएगा G, द्रव्यमान कितना होगा? 2 गुना, तो 2m1 गुना 2m2 होगा, अब बटे r², हाफ r² होगा, हाफ r का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, तब कितना हो जाएगा? देखो G, ये 2 दूनी 4 हो गया, G m1 m2 बटे यहां से 1/2, तो 1/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा r², यानी 16G m1 m2 बटे r² होगा। आपने क्या देखा कि F न्यू कितना निकला? 16G m1 m2 बटे r², F ओल्ड कितना था? G m1 m2 बटे r², यानी हम यहां लिख सकते हैं F = 16F न्यू हो गया। इससे क्या पता चला? यदि ऐसा कंडीशन बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कंडीशन बनेगा तो जो नया है वो 16 गुना हो गया, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 15 गुना बढ़ जाएगा, आंसर होगा 15 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं ग्रेविटी के तरफ, क्योंकि इस दोनों का रिलेशन है, गुरुत्वाकर्षण और ये ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का रिलेशन बहुत ही 1 नंबर है। इसमें चलता है रिलेशन, और उस रिलेशन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ध्यान से देखते चलेंगे आप, बिल्कुल समझा करके भेजेंगे, बस बने रहिएगा मेरे साथ। आप क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इधर उधर होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, गुरुत्व की। ग्रेविटी की बात करते हैं, गुरुत्व की बात करते हैं। तो ग्रेविटी क्या है, अब इसकी चर्चा करते हैं। देखो, न्यूटन महोदय ने कहा था कि कोई भी 2 वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण एक बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नहीं, न्यूटन महोदय ने यह कहा था। तो ग्रेविटी कुछ नहीं है, बस उसी के तरह से जैसे कोई भी 2 पिंड जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, नहीं क्या होता है? लगता है। यदि उसमें से एक पृथ्वी हो तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। उनमें से कोई एक पृथ्वी हो तो उसे ग्रेविटी कहेंगे। जैसे ये एक वस्तु है यहाँ और नीचे पृथ्वी, यदि पृथ्वी के साथ किसी वस्तु की तुलना किया जाए तो ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? गुरुत्व कहलाएगा, है ना। अब इसी गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे G से रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं, जैसे इसमें कोई एगो बॉडी होगा, इसके साथ क्या होगा? एगो अर्थ होगा। नहीं, तो अर्थ और किसी बॉडी के बीच जब लगता है बल तो गुरुत्व बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। क्लियर है? और इसके द्वारा उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, छोटी जी,
यानी g इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या ये कह सकते हैं 980 cm पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या कहिए 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नहीं, ये जी का भी मान कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जी का मान कितना होता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर कौन निर्भर करेगा? गुरुत्वाकर्षण फोर्स निर्भर करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करेगा, लेकिन छोटी जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? अब आप देखो, इस दोनों में रिलेशन को समझते हैं कि छोटी जी और बड़ी जी में रिलेशन क्या है। देखिए, रिलेशन को समझते हैं। छोटी जी और बड़ी जी में संबंध देखिए आसान है। छोटी जी और बड़ी जी में थोड़ा सा अंतर है। इसका मान स्थिर नहीं है, छोटी जी का घटते बढ़ते रहता है, पर ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही मान है जो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात करके दिया, 6.67 गुना 10⁻11 kg स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखना है छोटी जी और बड़ी जी, छोटी जी और बड़ी जी में रिलेशन क्या है। अभी तुरंत आपने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 बटे r स्क्वायर। यहां पर मान लेते हैं, मान लीजिए कि कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और छोटी m है, छोटी m है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और r है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अब क्या है ना कि इसको हमको छोटी जी के साथ संबंध स्थापित करना है। आप पढ़े होंगे एक सूत्र, वेट बराबर होता है mg, जिसमें g आ जाता है। नहीं, ये होता है भार, या फिर कहिए बल, बराबर होता है mg। नहीं, दोनों का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहां से हम इसको पुट करेंगे, तो देखिए g इज इक्वल टू हो जाएगा F/m होगा। तब देखिए F/m, यहां देखिए F/m लिखेंगे बराबर जी कैपिटल M बटे r स्क्वायर, और इसी F/m को हम क्या रिप्रेजेंट कराएंगे? g इज इक्वल टू gm बटे r स्क्वायर। ये दोनों का रिलेशन हुआ, जो कि पृथ्वी की सतह पर यदि आपको g का मान पूछेगा तो ये कहिएगा g बराबर gm बटे r स्क्वायर। मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सरफेस है, तो तब हम यहाँ कहेंगे g इज इक्वल टू gm बटे r स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा। नहीं, ये यदि अर्थ है तो ये अर्थ की सतह पर, यहां सरफेस है, अर्थ की सतह पर है ना, अर्थ की सतह पर क्या होगा कि g इज इक्वल टू gm बटे r स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया? नहीं, जी अब देखेंगे कि g का जो मान है वह समय समय पर डिफर करता है, परिवर्तन होते रहता है। समझ रहे हैं? अब देखते हैं कि उसका मान कहां कहां पर कैसे होगा, इसकी चर्चा भी हम करते हैं। तो ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को, बिल्कुल समझ में आएगी। देखिए, कुछ कंडीशन है जी के मान का, जिसे जानना एकदम जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल में डाल सकता है। घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। घबरा जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी और क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है। चलिए, अब जी का मान हम देखते हैं। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण क्या होगा, इसमें 2-3 गो केस है। पहला केस हम देखते हैं, पृथ्वी की सतह में ऊंचाई के कारण, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण। अब आप देखो, मान लो कि यहां पर पृथ्वी है, मान लेते हैं कि यहां पर पृथ्वी है, नहीं, और पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है gm बटे r स्क्वायर।
होता है कि नहीं। अब आप देखो यहां से यहां तक क्या है, त्रिज्या है, और इससे ऊंचाई के कारण ये h है। अब यहां पर हमें g' फाइंड करना है, ये क्या होगा, नहीं ये मांग रहा है। तो अब आप सोचो तो ये सिर्फ त्रिज्या की वृद्धि हो जाएगी, r प्लस h हो जाएगी, नहीं। तब यहां हम g बराबर क्या कहेंगे, g' बराबर gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर कहेंगे। तो अब आप सोचो कि g' क्या है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्वाभाविक है कि जब आप r बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, नहीं। तो जैसे जैसे पृथ्वी से आप ऊंचाई पर जाएंगे तो g का मान घटते चला जाएगा, नहीं, जब तक कि बरोबर देखिए g का मान ऊंचाई के कारण क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, g का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण g का मान घटेगा। तो यहां पर आप क्या कहिएगा निष्कर्ष में कि g का मान घटता है। कब घटता है, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने के कारण। केस नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 2 है कि पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण। अब आप देखो ये पृथ्वी और यहां पर g का मान gm बटे r स्क्वायर अभी तुरंत आपने फाइंड किया है, नहीं। अब उससे गहराई के कारण, तो यहां से यहां तक ये तो r है, अब गहराई यहां से यहां तक गहराई d हो गया, नहीं, ये गहराई d हो गया। अब हमें फाइंड करना है कहां, यहां पर फाइंड करना है g का मान, यहां पर फाइंड करना है g का मान। तो g' इज इक्वल टू क्या होगा, g' इज इक्वल टू क्या होगा, याद रखिएगा कि g इंटू 1 माइनस डी बटे r होगा। इसको वैल्यू को याद रखिएगा, g' इज इक्वल टू g बराबर g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बटे r होगा। कब, जब पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण। याद रखिएगा पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण, गहराई के कारण, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण। क्लियर है, तो g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बटे r होगा। क्लियर है, नहीं। अब आप सोचिए यदि यहां पर ये गहराई चली आती यहां तक पृथ्वी के केंद्र तक, तब क्या होता, तब ये d और ये त्रिज्या के बराबर हो जाती। देखिए पृथ्वी के केंद्र पर g का मान, पृथ्वी के केंद्र पर g का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या होगा पृथ्वी के केंद्र पर, तो हम पृथ्वी के केंद्र पर यदि इसको ले आएंगे तो ये जो r है ये d के क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जब इक्विवेलेंट हो जाएगा तो g' फाइंड करना है, g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस r बटे r होगा। ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 1, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 हो जाएगा, g का मान का कोई मान नहीं रहेगा, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए, आज से रटना छोड़ दीजिए। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखो एक होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण g का मान क्या होगा, तो इसके लिए याद रखिएगा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण g का मान g बराबर है g' बराबर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। इसमें देखो दो बात होगी, एक तो लेमडा बराबर 0, एक तो लेमडा बराबर 90 डिग्री। जब ध्रुव पर होगा 90 डिग्री, अब विषुवत रेखा पर होगा 0 डिग्री होगा। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगे, एक कंडीशन ध्रुव पर तो लेमडा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आप मान धरोगे तो g' इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos 90 हो जाएगा 0। यदि cos 90 0 रखेंगे आप यहां, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखिए g' इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लेमडा, तब g माइनस, है ना, इधर दिखेगा नहीं, अच्छा रुकिए थोड़ी देर, जरा सा इसको हम
यहां ले लेते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर लेमडा। अब यहां पर क्या होगा कि जी माइनस ये जीरो हो जाएगा, यानी जी डैश इज इक्वल टू जी हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू जी होने का मतलब क्या होगा कि जी का मान अधिकतम हो जाएगा ध्रुव पर, नहीं जी का मान क्या होगा अधिकतम हो जाएगा। नहीं अब है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा का मान लेमडा का मान जीरो हो जाएगा। लेमडा का मान जीरो होगा तो जी डैश फाइंड करिएगा तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा लिखिएगा। तब यहाँ क्या होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा, क्यों इसका मान धरिएगा जीरो का तो एक हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जी का जो मान जो है उसमें से भी माइनस हो रहा है, इसका मतलब है कि लेमडा यहाँ पर विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर है, ध्रुव पर अधिकतम, यहाँ पर विषुवत रेखा पर न्यूनतम। और यदि हम इस तरह से बात करें, मान लिया जाए पृथ्वी है और यहाँ पर ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है और यहाँ पर ये ध्रुव है, तो आप जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ते हुए प्रतीत होगा, और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटते हुए प्रतीत होगा। क्लियर है, क्वेश्चन आता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो आज का क्लास इस तरह से था। आशा करते हैं कि ग्रेविटेशन का सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।